जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट पेपर 2 में साइंस के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सॉइल यानी कि मृदा। तो बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्षों में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, आगे भी संभावना है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंप्लीट क्लास को ज़रूर देखिएगा और जितना भी चीज़ें आपको बताई जाएगी अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसके टॉपिक को देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कौन कौन सा टॉपिक जो पढ़ना है। सबसे पहले मृदा का परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन टू सॉइल यानी कि कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे मृदा से रिलेटेड। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में समझेंगे कि चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। बेसिकली मृदा का जो निर्माण है उसी प्रक्रिया को हम लोग चट्टानों का अपक्षय के नाम से भी जानते हैं। सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल कितने प्रकार के होते हैं मृदा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे, मृदा में नमी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल यानी कि मृदा द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, कैसे हम लोग इसका वैल्यू को निकालते हैं। सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में समझेंगे यानी कि कौन सी मृदा में किस प्रकार का क्रॉप्स होती है। सॉइल इरोजन के बारे में जानेंगे, मृदा अपरदन क्या होता है, और लास्ट में समझेंगे कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिट्टी के बारे में जानते हैं, मृदा का परिचय के बारे में समझते हैं। तो मृदा होता क्या है, सॉइल क्या है। तो सॉइल क्या है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिक मैटर। मृदा के बारे में अगर कहा जाए तो यह एक तरह का जटिल मिश्रण है। जटिल मिश्रण है तो किसका किसका मिश्रण है, खनिज पदार्थों का, जल का, वायु का, जैविक पदार्थों का। ये सभी चीज़ों का यहाँ पे जो है एक तरह से जटिल मिश्रण, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को हम लोग यहाँ पे सॉइल के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, मृदा की भूमिका क्या है। तो मृदा पौधों की जड़ों को सहारा प्रदान करती है। यह पौधों को सीधा खड़े रहने और सही ढंग से बढ़ने में सहायता करती है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए जल और आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। मृदा कृमियों, कीटों, बैक्टीरिया आदि अनेक जीवों का आवास है। मृदा कृषि के लिए अनिवार्य है जो हमें भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करती है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल का रोल जो है हमारे जीवन में कितना है। ठीक है, हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं, हर चीज़ मृदा से रिलेटेड है और विदाउट सॉइल यहाँ पे जीवन की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई पौधा ही जन्म नहीं लेगा। ठीक है, अगर मिट्टी ही नहीं होगा तो ना पेड़ आपको देखने को मिलेगा, ना पौधा देखने को मिलेगा, और पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जीवन की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती है मृदा के बगैर। ये आपका इसका इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, मृदा का अपक्षय, वेदरिंग ऑफ सॉइल। मृदा बनने की प्रक्रिया जो है बहुत लंबी और धीमी होती है। यह तब शुरू होती है जब बड़ी बड़ी चट्टानें, हवा, वर्षा, बहते नदी के जल के प्रभाव से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो आपको ये भी पता होगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है कि बड़े बड़े चट्टान जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो उससे ही मृदा का निर्माण होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय के नाम से जानते हैं, वेदरिंग के नाम से जानते हैं। ये छोटे चट्टान कण ह्यूमस यानी कि सड़ी गली जैविक पदार्थ के साथ मिलकर उर्वर मृदा बनाते हैं यानी कि फर्टाइल सॉइल का निर्माण करते हैं। चट्टानों को महीन मृदा कणों में टूटने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि मृदा बनने में आपका सैकड़ों करोड़ों साल लग जाता है, एक दो दिन का काम ये नहीं है। मृदा का स्वभाव इस पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की चट्टान से बनी है और उस पर किस प्रकार की वनस्पति उगती है। तो ये आपका जो है मृदा के बारे में कुछ जानकारी हो गया। अब सॉइल प्रोफाइल के बारे में जानते हैं और यहाँ से सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, अगर आप ज़मीन पे देखेंगे, ठीक है, भूमि पे देखेंगे, तो जैसे जैसे आप मृदा की परत को हटाते जाएंगे
आपको एक के बाद दूसरा नया परत देखने को मिलता है। जैसे कि आप इस फिगर को देख के समझिए, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी के नीचे मृदा का कुछ परतें होती हैं और इसी को हम लोग जो है हॉरिजन में बांटते हैं। ठीक है, ऊपर की जो परत होती है उसे ए हॉरिजन कहते हैं। उसके बाद जो अगला भाग होता है उसको बी हॉरिजन के नाम से जानते हैं, ये वाला पार्ट। फिर उसके अंदर आप और जाइएगा तो सी हॉरिजन का क्षेत्र आता है और लास्ट में जो है आपका सबसे नीचे के हैं तो डी हॉरिजन का नाम आता है। ठीक है, उसको डी हॉरिजन के नाम से जानते हैं। और बेसिकली जब हम लोग कहीं पे कुआं वगैरह, कुआं की खुदाई होता है तो हमें इस टाइप के चरण देखने को मिलता है। सबसे पहले जो है आपका ऑर्गेनिक मटेरियल वाला आपका ए हॉरिजन देखने को मिलेगा, फिर आपका बी हॉरिजन देखने को मिलता है, फिर हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा मटेरियल चट्टान वगैरह देखने को मिलता है, फिर नीचे आपका बेड रॉक यानी कि पत्थर वगैरह जो है वो चट्टान वगैरह अच्छे खासा अमाउंट में देखने को मिलने लगता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में आपको जो वो देखने को मिलता है। तो ज़मीन के नीचे जो आपका मृदा है उसको हम लोग इस चरणों में बांट सकते हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और डी हॉरिजन। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, इसको और भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा जब आप इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। यानी कि जो वर्टिकल सेक्शन के बारे में मैंने आपको समझाया, दिखाया, उसी को हम लोग जो है यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो आपका डिफरेंट लेयर में बटा हुआ होता है। ईच लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड ए हॉरिजन। और प्रत्येक जो लेयर है उसको हम लोग हॉरिजन के नाम से जानते हैं। द सॉइल प्रोफाइल जनरली हैज़ 3 मेन लेयर्स, ए बी सी हॉरिजन। तो ये जो सॉइल प्रोफाइल होता है इसको मुख्यतः ए बी सी हॉरिजन में बांटा जाता है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको यहाँ पे तो डी हॉरिजन भी दिखाया, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो है यहाँ पे ए बी सी हॉरिजन के बारे में ही आपको जो है पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका मृदा का प्रोफाइल यानी कि सॉइल प्रोफाइल। अब ए हॉरिजन के बारे में जानिए। तो ए हॉरिजन क्या था, टॉप सॉइल था आपका, शीर्ष मृदा था, सबसे ऊपर वाला भाग था। मृदा के सबसे ऊपरी परत को ए संस्तर या शीर्ष मृदा यानी कि टॉप सॉइल के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि किस हॉरिजन को हम लोग जो है टॉप सॉइल कहते हैं, तो ए हॉरिजन को। यह गहरे रंग की होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि किस हॉरिजन में आपका ह्यूमस और मिनरल जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ए हॉरिजन में। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है। पौधों की जड़ें इसी परत में विकसित होती है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मृदा के किस परत में या किस हॉरिजन में आपका जो है पौधों की जड़ें विकसित होती है, तो आपका ए हॉरिजन में विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। यह परत मुलायम सरंध्र होती है और जल को धारण करने की क्षमता रखती है। यह कृमि, कीट, छुछुंदर आदि जीवों को आवास प्रदान करती है। तो जितना भी कीट वगैरह आपको देखने को मिलता है, अर्थ ऑर्म वगैरह, आप केंचुआ वगैरह जो देखने को मिलता है, वो आपको इसी लेयर में देखने को मिलेगा, ए हॉरिजन में। अगला जो हॉरिजन है इसको हम लोग बी हॉरिजन के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं, अधोमृदा। शीर्ष मृदा के ठीक नीचे वाली परत को बी संस्तर या अधोमृदा कहते हैं, यानी कि सब सॉइल या बी हॉरिजन के नाम से जानते हैं। यह परत बड़े चट्टान कणों से बनी होती है, खनिज पदार्थों से भरपूर होती है। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, इसीलिए यह शीर्ष मृदा की तुलना में कम उर्वर है। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ए हॉरिजन आपका ज़्यादा फर्टाइल होगा या बी हॉरिजन, तो ए हॉरिजन आपका ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा ह्यूमस देखने को मिलता है। दिस लेयर इज हार्डर एंड डेंसर देन द ए हॉरिजन। यह परत शीर्ष मृदा की अपेक्षा अधिक कठोर और घनी होती है। अब तीसरा हॉरिजन है आपका जिसको हम लोग सब स्ट्रेटम के नाम से जानते हैं। अधोमृदा के नीचे वाली परत को सी संस्तर या अधा संस्तर कहा जाता है, यानी कि सी हॉरिजन या सब स्ट्रेटम। यह परत दरारों और विद्रोह वाली टूटी हुई चट्टानों के छोटे टुकड़ों से बनी होती है। यह परत अपक्षय की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है। ठीक है, यह परत अपक्षय की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है। इसके नीचे आधार सेल होता है, बेडरॉक होता है जो काफ़ी कठोर होती है, जिसे खोदना कठिन हो जाता है। ठीक है, और कुआं वगैरह की खुदाई में आप इसको जो देख सकते हैं। तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल के बारे में था कि मृदा को जो है वो विभिन्न लेयर में बांटा जाता है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और डी हॉरिजन। ठीक है, डी हॉरिजन को बेडरॉक के नाम से जानते हैं, सी हॉरिजन पेरेंट मटेरियल्स, बी हॉरिजन सब सॉइल, ए हॉरिजन को
टॉप सॉइल और इसी में आपका ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सवाल जो है आपको पूछ लिया जाता है। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, यानी कि मृदा के प्रकार के बारे में। तो बेसिकली जो मिट्टी होती है, मृदा के कणों के आकार के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की मृदाएं होती है। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉमी सॉइल। कैसे याद रखना है? SCL स्कूल करके याद रख सकते हैं। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉमी सॉइल। तीनों में सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल होता है वो आपका कौन होता है? लॉमी सॉइल होता है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा जो उर्वरक होता है, ठीक है, उर्वरा होता है, वो आपका यही लॉमी सॉइल होता है। और इससे कम किसका होगा? क्ले सॉइल का। और सबसे कम होगा आपका सैंडी सॉइल का। क्ले सॉइल जिससे हम लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाते हैं, उसको क्ले सॉइल कहते हैं, वो क्ले सॉइल होता है आपका। लॉमी सॉइल जिसमें फसल को हम लोग उपजाते हैं, ठीक है, फसल उगाते हैं, तो वो लॉमी सॉइल के अंतर्गत आता है। एक बार देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सैंडी सॉइल क्या होता है? बलुई मृदा क्या होता है? आपने देखा ही होगा। बलुई मृदा में बड़े आकार के कणों का अनुपात अधिक होता है, ठीक है। बड़े आकार के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और इनके बीच स्पेस भी जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पे इस मृदा में स्पेस ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसके ऊपर पानी डालिएगा तो ये पानी जो है वो जल्दी बाहर आ जाएगा, ठीक है, जल्दी इसका रिसाव होकर ये बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है, ह्यूमस भी बहुत कम होता है, इसीलिए यह लेस फर्टाइल होता है। बलुई मृदा हल्की होती है, वेल एडेटेड होता है। वेल एडेटेड कहने का मतलब इसके पार्टिकल्स के बीच हवा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शुष्क होती है क्योंकि जल इसमें तेज़ी से निकल जाता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच जो है वो गैप होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो जैसे पानी अगर इसके ऊपर डालिएगा तो ये बाहर बहुत जल्दी निकल जाता है, इस कारण से ये ड्राई भी होता है और वेल एडेटेड होता है। नॉर्मली ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो डिजर्ट वाले रीजन में, राजस्थान वगैरह में आपको ज़्यादा सैंडी सॉइल देखने को मिलेगा। दूसरा जो टाइप है वो है आपका क्ले सॉइल, यानी कि चिकनी मृदा। चिकनी मृदा में बहुत छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में घने रूप से जुड़े रहते हैं, और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए इसमें वायु बहुत कम होती है, परंतु जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है बहुत सामने सामने होते हैं। तो इसी कारण से इसमें जो वाटर एब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हेवी होता है, स्टिकी होता है, गीली अवस्था में बहुत भारी और चिपचिपी होती है। इसको किसी भी शेप में आप लोग ढाल सकते हैं। इसका उपयोग घड़े, ईंट, खिलौने, सुराही आदि बनाने में किया जाता है। चिकनी मृदा में जल अधिक परंतु वायु कम होती है, इसीलिए सभी पौधों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। तो ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो सॉइल है वो है आपका लॉमी सॉइल, दुमटी मृदा। लॉमी सॉइल जो होता है मिक्सर है किसका? सैंड का, क्ले का एंड सिल्ट का, यानी कि जिसमें बालू, चिकनी मिट्टी और गाद शामिल होता है। यानी कि इसमें आपको जो है ना सभी मिट्टी का गुण आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बालू भी मौजूद है, चिकनी मिट्टी भी है, गाद भी है, और इसी कारण से ये ज़्यादा जो है आपका फर्टाइल होता है। सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल होता है वो आपका यही मृदा होता है, और फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त भी आपका यही लॉमी सॉइल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है। कई बार सवाल में देखने को मिला है, ऐसा कौन सी मृदा है जिसमें बड़े और छोटे कण समान मात्रा में पाया जाता है? लॉमी सॉइल में। सबसे ज़्यादा ह्यूमस जो है किसमें पाया जाता है? लॉमी सॉइल में। और जब ह्यूमस पाया जाता है ज़्यादा, तो यहाँ पे जो ये ज़्यादा फर्टाइल भी हो जाएगा, पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होगा। इसमें जलधारण क्षमता, वायु परिसंचरण दोनों बैलेंस होकर रहते हैं। दुमटी मृदा फसलों की खेती के लिए सर्वोत्तम है, विशेषकर गेहूं, धान, गन्ना और दाल के लिए, ठीक है। ये आपका मिट्टी के बारे में कुछ जानकारी था। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में समझिए, मृदा के क्या क्या गुण हैं। तो मृदा के कुछ विशेष गुण हैं जिनके कारण यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। मृदा में वायु होती है, तो मृदा के पार्टिकल्स के बीच, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच जो है आपको एयर देखने को मिलता है। मृदा के कणों के बीच मौजूद रिक्त स्थान, पोर्स में वायु पाई जाती है। अब यह वायु कहाँ पे काम आएगी?
तो पौधों की जड़ों और मृदा में रहने वाले जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करती है। तो वायु से क्या होता है, जो भी जीव उस मिट्टी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा पौधों की जड़ों की जो श्वसन क्रिया है, रिस्पायरेशन है, उसमें भी हेल्प करता है। बलुई मृदा में कणों के बीच अधिक स्थान होने के कारण इसमें वायु की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, बलुई मृदा में क्या होता है, सैंडी सॉइल में चूँकि पार्टिकल्स के बीच ज़्यादा स्थान है तो एयर भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि मृदा में जल भर जाए तो पौधों की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वायु के स्थान जल से भर जाते हैं और जड़ों का श्वसन रुक जाता है। आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं कि एक गमला में पौधा रोप दीजिए और इस गमला को हमेशा जो है पानी से भर के रखिए। ठीक है, मिट्टी तो डालिए लेकिन पानी से भर के रखिए। लेकिन जब ये हमेशा पानी से भरा रहेगा ना तो ये ज़्यादा गल जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि इसको जो है यहाँ पे पर्याप्त जो है वायु नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप वायु का स्थान तो पानी से भर दिए, तो पर्याप्त वायु ना मिल पाने के कारण इनके जड़ों को ये गल जाता है। सॉइल कंटेंस वाटर, मृदा में जल होता है। तो मृदा में सदैव कुछ मात्रा में जल होता है जिसे मृदा की नमी कहते हैं। यह जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और विकास व प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा मृदा के प्रकार पर डिपेंड करती है, यानी कि जिस प्रकार का मिट्टी है उसी प्रकार का वहाँ पे जो उसमें उपस्थित नमी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्ले सॉइल में आपका वाटर जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो आपका ज़्यादा होता है, अधिक नमी रखती है। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण से इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होता है। सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, मृदा जल को अवशोषित कर सकती है। तो बिल्कुल आप मिट्टी के ऊपर पानी डालेंगे तो मृदा जो है उस जल को अवशोषित करती है, नॉर्मल सी बात है, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। मृदा में पहले से कुछ नमी होने के बावजूद यह वर्षा या सिंचाई के समय बहुत सारा जल अवशोषित कर सकती है। इस गुण को मृदा की जल अवशोषण क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहते हैं। मृदा द्वारा जल के अवशोषण की मात्रा कणों के आकार और छिद्रता पर निर्भर करती है, यानी कि कण के आकार कितने हैं और जो यहाँ पे छिद्र हैं, जो पोर्स हैं, वो कितने दूर पे मौजूद हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वाटर कितना एब्जॉर्ब करेगा। मृदा में जल का रिसाव होता है। तो मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी को डालिएगा तो नॉर्मल सी बात है, मिट्टी जो उससे बाहर भी निकलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पानी बाहर भी निकल जाएगा। जैसे कि आप देखिए, गमला में क्या करते हैं, पौधा को रोपते हैं और जब इस गमला में पानी डालते हैं, ज़्यादा पानी डाल दिए तो पता चलता है कि इस मिट्टी से पानी का रिसाव होकर गमला से बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर भी इस टाइप का देखे होंगे कि कभी कभी पानी जो है बाहर आने लगता है नीचे से होके, तो वहाँ पे हो क्या रहा है कि मिट्टी से जो है पानी का रिसाव हो रहा है। तो वह प्रक्रिया जिसमें जल मृदा के कणों के बीच धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है उसे जल का रिसाव कहते हैं, परकोलेशन कहते हैं। ठीक है, परकोलेशन के नाम से जानते हैं। जब जल सभी प्रकार की मृदाओं में रिस सकता है, परंतु रिसाव की दर, रेट ऑफ परकोलेशन, प्रत्येक मृदा में अलग अलग होती है। अब कभी कभी जो वो न्यूमेरिकल टाइप का सवाल दे दिया जाता है यहाँ पे कि परकोलेशन रेट पूछ लिया जाता है, कि एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अभी हम आपको एक प्रश्न भी दिखाएंगे जो आपके एनसीईआरटी किताब का है, और न्यूमेरिकल टाइप का सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कभी भी मिट्टी का परकोलेशन रेट पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि आपको हमेशा ml में लेना है, मिलीलीटर में लेना है, अपॉन होता है परकोलेशन टाइम, यानी कि जो कि आपको मिनट में लेना होगा। ठीक है, तो परकोलेशन रेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि ml में लेना है, अपॉन परकोलेशन टाइम जिसको मिनट में लेना है। अब हाईएस्ट परकोलेशन रेट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, किस मृदा में, तो सैंडी सॉइल में। फैक्ट है, याद रखना है आपको, फैक्चुअल बात है, हमेशा पूछ लिया जाता है सवाल में। ठीक है, हाईएस्ट जो परकोलेशन रेट है वो सैंडी सॉइल में देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बड़े कण होते हैं, कण जो बड़े बड़े होते हैं और छिद्र अधिक होते हैं। दो कण के बीच जो स्पेस है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, इसलिए पानी का रिसाव भी ज़्यादा होता है। सबसे कम जो परकोलेशन रेट है वो चिकनी मृदा में होता है, क्योंकि इसके जो कण है बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच जो स्थान है वो बहुत कम होता है, चिपके हुए होते हैं। ये हो गया आपका। मृदा में नमी, तो मृदा में नमी का अर्थ क्या है, मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा। यह जल पौधों में वृद्धि और पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जड़ें इसे अवशोषित करती है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट है जिससे आपको पता चलेगा
कि मृदा में नमी होती है। तो आपको क्या करना है कि बीकर लेना है, इस बीकर को गर्म करना है और इस बीकर के अंदर जो आपको मिट्टी जो है वो डाल देना है। ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में थोड़ी सी मृदा ले लेना है। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में थोड़ी सी मिट्टी ले लेना है। नली को धीरे धीरे गर्म करना है। नली के ऊपरी ठंडे भाग की भीतरी दीवारों पर जल की बूंदें बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जल की बूंदें बनती हुई दिखाई देगी। मृदा में उपस्थित जल गर्मी मिलने पर इवापोरेट होता है और इवापोरेट होकर ऊपर उठता है, ठंडी दीवारों पर संघनित हो जाता है, यानी कि वो बूंद के रूप में जमा हो जाता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि मिट्टी में जो वो नमी है, मिट्टी में जो पानी की मात्रा मौजूद है। गर्मियों के दिनों में मृदा की सतह चमकती हुई दिखाई देती है। कभी कभी आप जो वो गर्मी के दिन में इस टाइप का सीन देखे होंगे अपने खेत वगैरह में, जो वो फसल वगैरह जहाँ पे रोपते हैं, सब्जी वगैरह जहाँ पे रोपते हैं, तो इस टाइप का जो आपने देखा होगा। तो बेसिकली ये क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में मृदा की सतह चमकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मृदा से निकलने वाले जल वाष्प सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो मृदा से निकलने वाली जो जल वाष्प है, ठीक है, जो वाटर वेपर है, वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है। इस कारण से ये चमकदार दिखाई देता है, चमकती हुई जो है वो दिखाई देता है। अब देखिए, जो पर्कुलेशन रेट का जो एक फार्मूला मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेजिया ने मृदा में जल के पर्कुलेशन की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने पाया कि 200 ml पानी को मिट्टी के नमूने से नीचे जाने में 40 मिनट लगे। पर्कुलेशन की दर ज्ञात कीजिए, रेट ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि ml में आपको लेना है, पर्कुलेशन टाइम जो कि मिनट में लेना है। अच्छी बात है कि प्रश्न में आपका दोनों जो है वो पहले से यूनिट करके दे रखा है, ml में, यानी कि 200 ml, और नीचे आपका समय लेना है जो कि आपका 40 मिनट है। इसको काट दीजिएगा तो आएगा आपका 5 ml पर मिनट। ठीक है, 5 ml पर मिनट आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पर्कुलेशन रेट निकला वो 5 ml पर मिनट निकला। तो इसी टाइप के बेसिक सवाल जो पूछे जाते हैं। आपको फार्मूला याद होगा, इजली सॉल्व कर पाइएगा। फार्मूला नहीं याद होगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, गलत करके आ जाइएगा। छोटी सी बात है लेकिन काम की जानकारी है। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, मृदा द्वारा जल का अवशोषण। तो इतना तो हमने समझ लिया कि मिट्टी से जो है वो जल का अवशोषण होता है ना। तो जब मृदा में जल डाला जाता है तो उसका कुछ भाग मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पहले मैंने आपको जानकारी दे दी। मृदा द्वारा अवशोषित किए गए जल की मात्रा उसकी अवशोषण क्षमता कहा जाता है। तो ये बात भी मैंने आपको पहले बता दिया, उसको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ दोबारा बताने का रीज़न यही है कि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी मिट्टी के द्वारा कितना पानी का एब्जॉर्ब किया गया, कितना पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे रिलेटेड भी कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप का सवाल पूछ लिया जाता है। और इस फॉर्मूला को भी आपको लिख के रखना है, याद रखना है। विभिन्न प्रकार की मृदाएं कणों के आकार के अनुसार अलग अलग मात्रा में जल अवशोषित करती है। चिकनी मृदा अधिक जल अवशोषित करती है क्योंकि इसमें इसके कण बहुत छोटे और आपस में सघन रूप से जुड़े होते हैं। ये सब चीज़ पहले मैंने आपको बता दिया। बलुई मृदा कम जल अवशोषित करती है क्योंकि इसके कण बड़े होते हैं और जल जल्दी नीचे निकल जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, यानी कि मृदा के द्वारा पानी का जो अवशोषण किया गया है उसका प्रतिशत निकालना अगर पूछ लिया जाए तो इनिशियल वेट ऑफ वाटर माइनस फाइनल वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप का सवाल जो वो देखने को मिल सकता है। अब आगे है कि किस टाइप की मृदा में किस टाइप की फसलें देखने को मिलती है, सॉइल एंड क्रॉप्स। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जैसे कि चिकनी, लोमी, सैंडी, है ना। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता जैसे कारक मृदा के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को प्रभावित करते हैं। ये जलवायु कारक और मृदा के घटक मिलकर निर्धारित करते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में किस टाइप की मृदा पाई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे फसल का जो है उपजाऊ किया जाएगा। जैसे कि पैडी, धान की फसल के बारे में अगर आप जानेंगे तो धान की खेती के लिए ह्यूमस और जैव पदार्थ से समृद्ध चिकनी मृदा सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान की फसल को लंबे समय तक खेत में खड़ा पानी चाहिए, जो केवल चिकनी मृदा में संभव है। क्योंकि धान की फसल में क्या होता है, बहुत अमाउंट में पानी चाहिए होता है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है और
तो हमें इस टाइप का मृदा चाहिए जिसमें ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो, ज़्यादा वाटर स्टोर होके रखा जा सकता है, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस मिट्टी का ज़्यादा हो वही मिट्टी चाहिए। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, क्ले सॉइल में होता है, ठीक है, क्ले सॉइल में। अब आगे देखिए पल्सेस एंड लेंटिल, तो दालें और मसूर, ठीक है। मसूर व अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें जल का निकास आसानी से होता है। तो चूंकि यहाँ पे हमको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं है, इसी कारण से हम लोग यहाँ पे लोमी सॉइल लेंगे। अधिक जल दालों की फसलों को नुकसान पहुँचाता है, अधिक जल दालों को फसलों को नुकसान पहुँचाता है, इसलिए दुमटी मृदा का वायु और जल का संतुलन उनके लिए सबसे उचित है। तो आपको याद रखना है। कॉटन क्रॉप कपास की फसल के लिए किस टाइप का मृदा लेते हैं, तो कपास के लिए बलुई या दोमटी मृदा उपयुक्त होती है क्योंकि यह जल को आसानी से निकाल देती है और वायु का अच्छा प्रभाव एयर सर्कुलेशन बनाए रखती है। कपास को गर्म जलवायु और सुवातित मृदा वेल एडेटेड सॉइल की आवश्यकता होती है। तो ये कपास फसल के बारे में याद रखिएगा। गेहूं और चना के लिए क्या उपयुक्त है, तो गेहूं और चने की फसलों के लिए चिकनी और दोमटी मृदा दोनों उपयुक्त है। इन मृदाओं में अच्छी जलधारण क्षमता होती है और ये ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है, ठीक है। तो फसल किस मिट्टी में किस टाइप का फसल पाया जाएगा, ठीक है, होता है। तो ये वाला छोटा सा टेबल याद रखिएगा, सारा काम आपका हो जाएगा कि पैडी के लिए आपका क्ले सॉइल चाहिए, पल्स लेंटिल के लिए आपका लोमी सॉइल, कॉटन के लिए सैंडी लोम चलेगा, व्हीट ग्राम के लिए क्ले या लोमी दोनों में से कोई भी रहेगा तो चल जाएगा। इसका पीछे रीजन क्या है, तो चूँकि क्ले सॉइल इसीलिए चाहिए ताकि हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके ऊपर रहता है, इसमें पाया जाता है। ईजी वाटर ड्रेनेज लोमी सॉइल में देखने को मिलता है, वेल एडिटेड होता है, पोरस यहाँ पे पाया जाता है, फर्टाइल एंड रिटेन वाटर। तो ये वाला रीजन है। आप अगर इतना सभी जानकारी का नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो ये टेबल आप बना लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इस टेबल से भी। अब चलते हैं, अगला जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा की उपजाऊ ऊपरी परत का पवन, जल या बर्फ द्वारा हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है, ठीक है। मृदा की उपजाऊ ऊपरी परत, अभी मैंने आपको बताया था कि मृदा की परतों को जो वो कई परतों में बांटा जाता है, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, डी हॉरिजन। तो सबसे जो ऊपरी परत है वो आपका उपजाऊ होता है। तो जब ऊपरी परत किसी कारणवश पवन के कारण, जल के कारण, बर्फ के कारण, किसी के कारणवश जो अगर हट जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। उसका जो उपजाऊ वाला जो भाग है वो हट गया। यह उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां वनस्पति नहीं होती, अर्थात पेड़ पौधे नहीं होते। पौधों की जड़ें मृदा को मजबूत से बांध कर रखती है। जब पेड़ पौधे नहीं होते तब मृदा ढीली हो जाती है और हवा से उड़ जाती है या जल से बह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जब यहाँ पे पेड़ पौधे कहीं किसी रीजन पे नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मृदा को पकड़ने वाला जो है, ठीक है, वहाँ पे कोई नहीं रहेगा और इस कारण से वहाँ की मृदा जो उड़ जाती है, ठीक है, हवा से उड़ जाती है या जल से बह जाती है। तो पौधों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांध कर रखती है, इसीलिए पौधे लगाने के लिए अक्सर कहा जाता है ताकि वो मिट्टी को जो पकड़ के रखे, उपजाऊ, ताकि वो जगह बना रहे। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के प्रभाव। तो अगर मृदा अपरदन हो जाता है, उसका जो उर्वरा वाला जो भाग है वो हट जाएगा, तो इससे क्या क्या नुकसान है, उपजाऊ परत का ह्रास होगा, लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल का यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। फसल उत्पादन में कमी, जब यहाँ पे उपजाऊ ही नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है फसल उत्पादन में कमी देखने को मिलेगा। बंजर भूमि का निर्माण हो जाएगा और जब वहाँ पे कोई फसल ही नहीं उपजाया जाएगा तो वो लास्ट में क्या होगा, बंजर भूमि बन जाएगा। तो ये उसके प्रभाव है, मृदा अपरदन का जो इफेक्ट है। कैसे रोक सकते हैं हम लोग, मृदा अपरदन की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो पहला चीज़, वृक्षों की कटाई रोककर। बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई को हम लोग डिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। यह मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है, इसलिए वनोन्मूलन को रोकना चाहिए। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कैसे रोका जा सकता है, तो एफॉरेस्टेशन, बड़े पैमानों पर पेड़ लगाकर, वनीकरण करके, ठीक है। इन वृक्षों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं, इन वृक्षों की जड़ें मृदा को बांध कर रखती हैं जिससे अपरदन रुकता है। तीसरा क्या है, रोपण बढ़ाकर, अपने आसपास अधिक पौधे और घास लगाने से मृदा अपरदन कम होता है। तो ये सब कुछ जो तरीके थे जिससे हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा अपरदन अधिकतर बिना पेड़ वाले क्षेत्रों में होता है, इससे पेड़ लगाकर वनस्पति की रक्षा करके रोका जा सकता है, ठीक है।
तो ये जो चैप्टर था आपका यहीं तक था, ज़्यादा हार्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 से 2 बार आप पढ़िएगा, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतना भी ज़्यादा हार्ड वाला चैप्टर नहीं है जो कि आपको समझने में कठिन होगा। 2 से 3 बार आप इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आसान भाषा में सभी चीज़ें बनाई गई है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सवाल पूछा जा चुका है पहले भी, तो संभावना है कि आगे भी पूछा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें, जितना भी 10 टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम एक बार डिस्कस कर देते हैं आपके सामने, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी होगा और आप केवल उसी का रिवीजन कीजिएगा। तो पहला जो चीज़ था वो आपका यही था कि टाइप्स ऑफ सॉइल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। परकोलेशन रेट याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा, और यहाँ पे जो मैंने आपको स्तर के बारे में बात किया, ठीक है, हॉरिजन के बारे में बात किया, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, तो सॉइल प्रोफाइल से भी सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आया हुआ सवाल है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका सॉइल प्रोफाइल के बारे में था। तो एक आपका सॉइल प्रोफाइल इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सॉइल प्रोफाइल में आपका तीनों ABC हॉरिजन, ठीक है, कहाँ पे क्या होता है। टाइप ऑफ सॉइल इम्पॉर्टेंट है, मृदा कितने प्रकार के होते हैं, किस मृदा में क्या गुण है, किसका परकुलेशन रेट ज़्यादा है, किसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। किस मिट्टी से यहाँ पे खिलौने वगैरह बनाया जाता है, किस मिट्टी, कौन सा मिट्टी फसलों के लिए उपयुक्त है, कौन सा मिट्टी ज़्यादा उर्वरक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मिट्टी के प्रॉपर्टीज से भी कभी कभी सवाल देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा परकुलेशन रेट आपको पता होना ही चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में अगर बात करें तो लास्ट में आपका जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है कि किस मिट्टी में किस टाइप का फसल जो आपको देखने को मिलता है। फिर आपका सॉइल इरोजन भी कभी कभी सवाल देखने को मिल सकता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है और कैसे हम लोग इसका रोकथाम कर सकते हैं। तो छोटा छोटा टॉपिक है, 1 से 2 बार रिविजन कर लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्नों को देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए MCQ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला जो सवाल है वो आपका 2023 में पूछा गया था, और ये आपका परकोलेशन रेट से सवाल पूछा गया है। इसका न्यूमेरिकल टाइप का मैंने आपको एक समझाया था। संजना ने मृदा की अंतःस्रवण दर ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पाया कि 400 मिली जल को मृदा के नमूने में अंतःस्रवित यानी कि परकोलेट होने में 20 मिनट लगे। अतः अंतःस्रवण दर क्या होगी, यानी कि परकोलेशन रेट पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि परकुलेशन जो रेट है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर था, जो कि आपको ml में लेना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर है ना, जो कि आपको मिलीलीटर में लेना होता है। और टाइम ऑफ परकुलेशन था आपका, टाइम ऑफ परकुलेशन जो कि आपको मिनट में लेना था। तो इस फार्मूला में अगर आप इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, वॉल्यूम आपका 400 ml है और जो टाइम है आपका वो है 20 मिनट। तो अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो 22 जो आपका 40 हो जाता है ना, तो आपका निकल गया 20 ml पर मिनट, है ना। ये आपका परकुलेशन रेट निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये आपका 2023 में ये भी पूछा गया है। क्ले सॉइल इज मोर वेल एरेटेड देन लॉमी सॉइल। तो आपको पता होगा कि क्ले सॉइल किसे कहते हैं, जिससे खिलौना वगैरह बनता है, बर्तन वगैरह बनता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। तो अगर सटे हुए हैं पार्टिकल्स तो क्या यहाँ पे मोर वेल एरेटेड देन लॉमी सॉइल, यानी कि यहाँ पे जो हवा होगा इनके पार्टिकल्स के बीच वो ज़्यादा होगा? नहीं, ज़्यादा तो नहीं होगा, वो कम ही होगा। क्ले सॉइल में आपका ज़्यादा हवा जो है वो नहीं रहता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। ये गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। आगे है आपका क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल देन लॉमी सैंडी सॉइल। तो क्ले सॉइल इज मोर फर्टाइल देन सैंडी सॉइल, बिल्कुल सही बात है। क्ले सॉइल हैज़ बेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देन लॉमी सॉइल, ये बात भी सही है कि क्ले जो सॉइल होता है उसके पार्टिकल्स बहुत आपस में सटे हुए होते हैं, ठीक है, चिपके हुए होते हैं। इस कारण से वहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होगा। आगे है आपका डी का, पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ लॉमी सॉइल, यानी कि क्ले सॉइल का जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जो आपका चिकनी मिट्टी का जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत छोटे होते हैं लॉमी सॉइल से। तो ये बात भी आपका सही है।
सवाल में पूछा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इनकरेक्ट होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे एडिटेड जो है वो नहीं होता है। और इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्ले सॉइल के बारे में इसके जो गुण को सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ सॉइल में जो मृदा का नाम है वो कोशिश कीजिएगा आपके इंग्लिश में ही नाम याद रखें। ट्रिक्स भी मैंने आपको बता रखा है, SCL स्कूल करके याद रख सकते हैं। सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लॉमी सॉइल। सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे छोटे होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं, और इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है। लॉमी सॉइल, दोनों तरह के सॉइल को मिला के यहाँ पे लॉमी सॉइल बनाया जाता है, और इसके जो पार्टिकल्स है वो एवरेज साइज के होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे देखें सवाल क्या पूछा कि क्ले सॉइल के प्रॉपर्टी को बेस्ट अच्छे से डिस्क्राइब कौन सा पॉइंट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन कर रहा है। तो क्ले सॉइल आप या वही वाला में चले जाइएगा कि जो बच्चों का खिलौना वगैरह जो बनता है, बर्तन वगैरह जो मिट्टी के बनते हैं, वही होता है आपका क्ले सॉइल। तो वाटर पासेस क्विकली थ्रू इट, नहीं, गलत हो चुका है आपका ये। क्ले सॉइल से पानी जो वो आसानी से पास नहीं होगा, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। ये जो ऑप्शन दे रखा है वो सैंडी सॉइल का ऑप्शन दे रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, इट कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस, बहुत कम ह्यूमस होता है, तो बहुत कम कहना भी गलत होगा। ठीक है, ये गलत है। इट एलोज ओनली ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू इंटर, यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है, निश्चित मात्रा कहना भी जो है यहाँ पे गलत होगा। इट रिटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है, तो बिल्कुल सही बात है, बड़ी मात्रा में जो आपका जल स्टोर करके रख सकती है क्ले सॉइल, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मृदा में पोषक तत्वों की समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो सवाल है आपका वो आपका क्लास 8 के क्रॉप वाला चैप्टर से ले लिया गया है, हालांकि मिट्टी से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया है। और अगर आपको जवाब नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, ये क्लास 8 का सवाल जो है वो है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग मृदा में पोषक तत्वों को की समृद्धि अथवा पुनः पूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप करेंगे, तो फसल चक्रण, ठीक है, ये आपका सही माना जाता है, फसल चक्रण। इसके अलावा खाद डालना, उर्वरक डालना, ये आपका ज़्यादा सूटेबल है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगर मृदा के जो पोषक तत्वों हैं उसको वृद्धि करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं, तो हमें ये वाला करना होगा, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन और खाद डालना, उर्वरक डालना। ठीक है, अब देखिए ये सवाल आपका है सॉइल ए, सॉइल बी, सॉइल सी, आपको पहचानना है। ठीक है, कि कौन सा जो किस सॉइल का प्रॉपर्टी है, 2022 में पूछा गया सवाल है। मृदा ए की जलधारण क्षमता निम्न है, यानी कि वैसा मिट्टी को मृदा को सिलेक्ट करना है जिसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है। हाई पर्कुलेशन रेट है। इट हैज़ लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका होता है, सैंडी सॉइल का, क्योंकि सैंडी सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो बड़े बड़े होते हैं, उनके बीच जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है, उसके ऊपर अगर पानी डालिएगा तो वो जल्दी बह के बाहर आ जाता है, तो ये आपका सैंडी सॉइल हो गया। अब देखिए, एक ऑप्शन तो आपको पता चल गया है, इससे आप दो ऑप्शन ऐसे ही उड़ा सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको सीखना होगा टाइम बचाने के लिए। दूसरा है आपका बी, हैज़ हायर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास होता है वाटर का, तो होता है आपका क्ले सॉइल, मिट्टी जिससे बनता मतलब मिट्टी के खिलौने या बर्तन जिनसे बनता है वही वाला सॉइल, तो ये आपका क्ले सॉइल हो गया। तो सेकेंड वाला में आपको क्ले सॉइल सिलेक्ट करना है, ये देखिए सेकेंड वाला मिल गया। आगे चेक करें या ना करें बात अलग है। ठीक है, आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट कौन होता है, तो मॉडरेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट आपका वही लॉमी सॉइल होता है जिसको सिल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 6 नंबर का, 2022 में पूछा गया है। ABC मृदा के 3 प्रकार हैं जिनके लक्षण दिए गए हैं, इनमें से कौन सी मृदा गेहूं के फसल उगाने के लिए सबसे उपयुक्त है। गेहूं का फसल उगाना है तो कौन सा बेस्ट है। लार्ज पार्टिकल्स, वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है, प्रतिधारण गुण है वो बहुत कम है, तो लार्ज पार्टिकल्स जो है वो ये आपका सूटेबल नहीं है, उसमें आप गेहूं नहीं उपजा सकते। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स, हाई पर्कुलेशन रेट है, तो फाइन पार्टिकल्स तो वही चीज़ हो गया। यहाँ पे मैंने बात किया क्ले सॉइल के बारे में, तो क्ले सॉइल में उगाया जा सकता है। इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स दोनों का इक्वल चलता है, तो वो आपका लॉमी सॉइल में होता है। तो
क्ले सॉइल और लॉमी सॉइल में उगाया जा सकता है, इसमें मैनेज किया जा सकता है। तो बी और सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बी एंड सी। ऑप्शन को भी एलिमिनेट किया जा सकता था कि ए तो आपका गलत हो गया, तो ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, ठीक है, और ए, 3 ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाएगा। अगर आप एक वाला भी चेक करते थे ना कि लार्ज पार्टिकल्स लो, तो लार्ज पार्टिकल्स किसका होता है, सैंडी सॉइल का होता है। सैंडी सॉइल में वाटर जो है वो स्टोर नहीं किया जा सकता है, तुरंत बहकर बाहर आ जाता है, इसमें कोई भी फसल जो है वो नहीं उगाया जा सकता है। तो ये जैसे कि राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, तो राजस्थान वगैरह में आप देखते ही होंगे कि वहाँ पे कोई भी फसल वगैरह नहीं उगाया जाता है। तो अगर आप इसको भी समझ जाते हैं ना, तो आपको आंसर मिल जाता। ए कट गया, ए बी में भी है वो भी कट गया, डी में है वो भी कट गया, तो आप आंसर एकमात्र बच जाता आपके पास सी। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सॉइल विथ ए हाई पर्कुलेशन रेट हैज़ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जिसके पास हाई पर्कुलेशन रेट होता है, यानी कि जल जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, तो लो वाटर, अच्छा, हाई पर्कुलेशन रेट कहने का मतलब है कि जल जो है वो अगर उसके ऊपर डालेंगे तो वो अगर आसानी से बाहर निकल जाएगा, तो वो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। सही बात है, ठीक है, सही दे रखा है। सॉइल विथ ए हाई पर्कुलेशन रेट हैज़ लो एरेशन। अगर हाई पर्कुलेशन रेट है, अगर हाई पर्कुलेशन रेट है, समझिए आप इस चीज़ को, हाई पर्कुलेशन रेट है अगर, तो होगा क्या कि कहने का मतलब यही है कि अगर उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो जल्दी से बहा के बाहर कर देगा। कहने का मतलब कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, स्पेस ज़्यादा होगा, यानी कि सैंडी सॉइल के बारे में बात किया जा रहा है। और सैंडी सॉइल में क्या होता है, लो एरेशन होता है, नहीं, लो एरेशन तो नहीं होगा क्योंकि इनके बीच जो स्पेस है वो ज़्यादा है, तो हवा भी ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे हाई एरेशन होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया। S1 आपका सही है और S2 आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। द रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज हायर इन क्ले सॉइल देन इन लॉमी सॉइल। तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर का जो रेट है वो ज़्यादा किस में है, हायर इन क्ले सॉइल देन इन लॉमी सॉइल। तो देखिए क्ले सॉइल में जो है ना रेट ऑफ पर्कुलेशन वो कम होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं, उनमें पानी अगर आप डालिएगा तो वो जल्दी बाहर नहीं निकालता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये आपका गलत हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। सेकेंड वाला है द रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज हायर इन लॉमी सॉइल देन इन सैंडी सॉइल। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सैंडी सॉइल में, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर इन क्ले सॉइल इज इक्वल टू दैट इन सैंडी सॉइल, ये भी गलत हो गया। द रेट ऑफ पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज हायर इन सैंडी सॉइल, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, सैंडी सॉइल में होता है, देन इन क्ले सॉइल, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 2021 में पूछा गया सवाल है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं सब पिछले साल पूछे गए सवाल हैं। तो इतना जब सवाल पूछा जा रहा है तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे भी पूछा जा सकता है। और जितना बेहतर तरीके से मैंने आपको सभी चीज़ें समझाया है उससे आपका सभी टाइप का सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आप सभी चीज़ें अच्छे से समझते हुए चले होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो मृदा अपरदन के कारण मरुस्थलीकरण होता है, तो मृदा अपरदन के कारण मिट्टी का कटाव अगर होगा तो यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा, सही बात है। वनोन्मूलन के कारण भूजल स्तर गिरता है, सही बात है। मवेशियों की अत्यधिक चराई के कारण वनोन्मूलन होता है, ये बात भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो ये तीनों तो सही है, तो डी वाला नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है। देखिए जैव विविधता के क्षति के कारण वनोन्मूलन जो होता है ये होता नहीं है, एक्चुअली जैव विविधता का अगर क्षति होगा तो ये इसका परिणाम है, ठीक है। वनोन्मूलन का परिणाम क्या है, वनोन्मूलन का परिणाम ही है आपका जैव विविधता की क्षति, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस। तो ये आपका गलत दे रखा है, ठीक है, इसको एक बार समझते हैं। जैव विविधता की क्षति के कारण वनोन्मूलन होता है। द गिवन स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट बिकॉज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ए काउज बट एक कॉन्सिक्वेंस, परिणाम है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस है। कथन डी गलत है क्योंकि जैव विविधता की क्षति वनोन्मूलन का कारण नहीं
बल्कि परिणाम है। ठीक है, वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप ही आपका जैव विविधता का क्षति देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप समझिएगा। इसी कारण से ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है। 10वां आपका है, ये भी 21 में पूछा गया है। 21 में जो एग्जाम हुए थे वो बहुत सारे शिफ्ट में हुए थे, इसीलिए यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र में जहाँ मृदा की अंतःस्रवण दर परकुलेशन रेट उच्च है, फसल बोने का निश्चय किया। आपकी राय में इस क्षेत्र के लिए कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होगी? ऐसा जगह इन्होंने चुना है जहाँ पे परकुलेशन रेट सबसे ज़्यादा है। तो परकुलेशन रेट जहाँ पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, वहाँ पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है? चावल तो कभी नहीं उगाई जा सकती है, चना गेहूँ नहीं उगाई जा सकती है। कॉटन आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉटन को जो है ऐसे जगह पे उगाया जा सकता है। ठीक है, तो अंतः परकुलेशन रेट का अर्थ है जल मृदा से कितनी तेज़ी से नीचे की ओर बहता है। ठीक है, अगर मृदा में हम लोग जल डालते हैं तो वो कितनी जल्दी जो है वो कितनी जल्दी से वो उसको बाहर करेगा। सैंडी और सैंडी लोम सॉइल हैज़ ए हाई परकुलेशन रेट, वाटर ड्रेन्स क्विकली। ठीक है, बलुई मृदा में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है, यानी इसमें जल जल्दी निकल जाता है। इस प्रकार मृदा में जल कम परंतु वायु अधिक रहती है, इसीलिए यह कपास जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। जबकि धान गेहूं चना जैसी फसलों को जल रोकने वाली मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी या दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे कॉटन जो वो सही हो जाएगा। अगला है आपका 2021 में पूछा गया सवाल। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा प्रॉपर्टी किस मिट्टी का है। तो सबसे ज़्यादा जो परकुलेशन रेट है वो हाई है। तो हाई परकुलेशन रेट कहाँ पे देखने को मिलता है? सैंडी सॉइल में। सैंडी यहाँ पे पता चल गया, तो आप अब ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। स्लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, सब कुछ मॉडरेट है। तो सब कुछ मॉडरेट किस में होता है? लोमी सॉइल में होता है। तो यानी कि सैंडी के बाद लोमी। ठीक है, सैंडी के बाद लोमी और कहीं नहीं दे रखा है, तो सी भी आपका गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आगे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं चेक कर सकते हैं। परकुलेशन रेट बहुत स्लो होता है, तो क्ले सॉइल में परकुलेशन रेट बहुत बहुत कम होता है। ठीक है, क्ले सॉइल यानी कि वही मिट्टी जिससे बर्तन वगैरह बनते हैं, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, तो उससे जो परकुलेशन रेट है वो बहुत कम होता है। तो आपका ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत काम का चीज़ है। इसमें सभी चीज़ें एक जगह लिखा हुआ है कि सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हाई परकुलेशन रेट होता है, गुड एरेशन होता है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। और यकीन मानिए यहाँ से बहुत सारा सवाल आपको जो देखने को मिलेगा एग्जाम में, यही वाला स्लाइड से। लोमी सॉइल में क्या होता है? बैलेंस मिक्स ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स, मॉडरेट परकुलेशन रेट होता है, मीडियम एरेशन होता है, मीडियम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। क्ले सॉइल में क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स, वेरी स्लो परकुलेशन रेट, पुअर एरेशन, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा सॉइल के प्रॉपर्टी में। ठीक है, अगला सवाल है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज हायर देन इन सैंडी सॉइल। यानी कि लार्ज पार्टिकल्स जो है आपका लोमी सॉइल में ज़्यादा होता है, तो गलत बात है। लार्ज पार्टिकल्स आपका सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज हायर देन इन लोमी सॉइल। तो द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज हायर देन इन लोमी सॉइल, ये बात सही है। फाइन पार्टिकल्स जो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? चिकनी मिट्टी में। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल। अच्छा, सैंडी सॉइल में फाइन पार्टिकल्स, गलत है। सैंडी सॉइल में तो फाइन पार्टिकल्स होता ही नहीं है, महीन कण नहीं होता उसमें, बड़े बड़े कण होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन क्ले सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल। क्ले सॉइल में ये वाला नहीं होता है, ये वाला जो प्रॉपर्टी दे रखा है ना, ये आपका लोमी सॉइल का दे रखा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन केवल बी आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। कणों के आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम में आपको सजाना है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटा से बड़ा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो छोटा से बड़ा में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा क्या होता है? रॉक होता है, चट्टान होता है। ऐसे भी अगर आप समझें तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, छोटा से बड़ा में अरेंज करना है, सबसे बड़ा आपका रॉक होता है, चट्टान होता है, तो ऐसे आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो महीन पार्टिकल्स होता है, फाइन जो पार्टिकल है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? क्ले सॉइल में, है ना, जिससे मिट्टी के बर्तन खिलौने वगैरह बनते हैं। तो स्टार्टिंग में होगा क्ले सॉइल,
और सबसे लास्ट में रॉक सॉइल्ट। ऐसे भी आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाइएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो क्ले में सबसे कम महीन पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। उससे बड़ा आपका सिल्ट में होता है गाद, या जिसको हम लोग लोमी कहते हैं। उससे बड़ा सैंड में होता है, सैंड सॉइल में। और उससे बड़ा आपका ग्रेवल, जिसको बजरी के नाम से जानते हैं, है ना। और फिर रॉक, बजरी वही जिसको गिट्टी घर वगैरह बनाने में जो हम लोग यूज करते हैं, ग्रेवल, तो वो बजरी, उसके बाद रॉक। तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं मटेरियल आपका क्ले स्मॉलेस्ट होता है, स्लेट में आपका लाइटर, स्लाइटली लार्जर, सैंड में लार्जर, ग्रेवल में वेरी लार्ज, और रॉक में लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पार्टिकल्स। चलिए, आज के क्लास का लास्ट सवाल है ये आपका, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, जितना भी जानकारी आपको दिया गया होगा, अगर आपको समझ में सभी चीज़ें आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में आपको जो है इसका जवाब देना है, आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। और ईमानदारी पूर्वक भी ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। किसी भी प्रकार का कोई सुधार की अगर आवश्यकता है तो हम प्रयास करेंगे कि उसको सुधारा जा सके, ठीक है। तो इसके लिए आपका कमेंट करना अति आवश्यक है। इसी तरह से आपको आगे की भी सभी क्लासेस देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लासेस को नहीं देखा है तो RKM एकेडमी के चैनल में पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पे सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगा। उन सभी क्लासेस को आप लोग 1 बाय 1 ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।